हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी। चलिए चलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज में थोड़ा सा और आगे। जैसा कि अगर आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा तो मैं आपको एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ा रहा था, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में बता रहा था। और मैंने अपने इससे ठीक पहले वाले वीडियो में आपको कंजक्शन हु और हुम के बारे में बताया था। आप उसको जान ही गए होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सब्सक्रिप्शन में वो लिंक पड़ी हुई है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं कुछ आगे, समझते हैं व्हिच और दैट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मनुष्य जाति के लिए हु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है और मनुष्य जाति के लिए ही ऑब्जेक्ट के रूप में हुम का प्रयोग होता है। तो क्या हो अगर मनुष्य जाति नहीं आई है, कुछ दूसरा आया है, जैसे कि कोई वस्तु आ गई है, कोई विचार आ गया है, या कोई पशु या पक्षी आ गया है एंटेसिडेंट के रूप में, तो हमें फिर क्या करना है। अगर कोई वस्तु एंटेसिडेंट के रूप में प्राप्त होती है तो हमें व्हिच या दैट का यूज करना है। एंटेसिडेंट के रूप में अगर कोई भी वस्तु मिल जाती है तो व्हिच या दैट का प्रयोग करना है। अगर कोई पशु या पक्षी है तो हमने व्हिच का प्रयोग करना होता है, व्हिच का प्रयोग करना होता है। तो चलिए समझते हैं। जिन्होंने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है वो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो पड़ा है वीडियो का लिंक, उसको आप देखिएगा, तब इसको समझ में आएगा। ये वह किताब जो तुम पढ़ रहे हो वह उतनी प्रेरक भी नहीं है। तो सब्जेक्ट ढूंढते हैं। वह किताब जो तुम पढ़ रहे हो ये अपना है एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। वह उतनी प्रेरक भी नहीं है। कौन प्रेरक नहीं है, सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे हम। उतनी प्रेरक भी नहीं है, तो प्रेरक कौन नहीं है। वह किताब जो तुम पढ़ रहे हो एक्चुअली ये सब्जेक्ट के रूप में आया है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के रूप में आया है तो इसको आगे लिखेंगे, यहां से सब्जेक्ट हटा देंगे और सेंटेंस को बना लेंगे। लेकिन अब हम यहां क्या करेंगे, वह किताब जो तुम पढ़ रहे हो, कौन पढ़ रहे हो, तुम, ये सब्जेक्ट है, ठीक। और ये है एडजेक्टिव क्लॉज जो। तो जो किसके लिए आया है, किताब के लिए आया है। तो किताब एक निर्जीव चीज है, नॉन लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग के लिए हमें व्हिच या दैट में से किसी एक का प्रयोग करना होता है, चाहे वह सब्जेक्ट के रूप में आया हो, चाहे वह ऑब्जेक्ट के रूप में आया हो, इससे नहीं मतलब है। अगर एंटेसिडेंट कोई निर्जीव चीज है, नॉन लिविंग थिंग है, तो व्हिच या दैट का प्रयोग करना होता है। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं। जो आया है वह किताब के लिए तो एंटेसिडेंट है, इसमें वह की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, बस हमें केवल द लगाना है, द बुक। अब जो की अंग्रेजी चाहे आप लिख दो व्हिच और चाहे आप लिख दो दैट। द बुक व्हिच तुम पढ़ रहे हो, यू आर, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, तुम पढ़ रहे हो, इसको बनाइए, यू आर रीडिंग, ठीक है। द बुक व्हिच यू आर रीडिंग। और फिर एक्चुअली यही पूरा क्लॉज जो है एडजेक्टिव क्लॉज यही सब्जेक्ट के रूप में आया है, इस वाक्य का यही सब्जेक्ट है। तो इसको सब्जेक्ट बना रहने दीजिए, यहां से एक फेक सब्जेक्ट है, इसको हटा दीजिए और इस सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा इज। उतनी प्रेरक भी नहीं है के लिए इज लग जाएगा। और चूंकि ये निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, इजंट, इजंट या इज नॉट। अब उतनी प्रेरक, उतनी की अंग्रेजी सो मच भी लगा सकते हैं। और प्रेरक की अंग्रेजी होता है इंस्पायरिंग, ठीक है। तो ये वह किताब जो तुम पढ़ रहे हो वह उतनी प्रेरक भी नहीं है। द बुक व्हिच यू आर रीडिंग इज नॉट सो मच इंस्पायरिंग, ठीक है। अब यहां पर देखिए एडजेक्टिव क्लॉज ही दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ था, तो यहां से हमें सब्जेक्ट हटा दिया था, सब्जेक्ट लिखना नहीं था क्योंकि यही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सेंटेंस पर। जिन चीजों को हम रखना पसंद नहीं करते हैं वह हमें आकर्षित नहीं कर सकती हैं। तो ये मान के चलिए कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है। माना क्यों जाए, ये एक्चुअली एडजेक्टिव क्लॉज ही है। जिन चीज़ों को हम रखना पसंद नहीं करते हैं, जिस वाक्य में ये कंजक्शन एक्चुअली रहेगा वही एडजेक्टिव क्लॉज है। अब बाय द वे कभी कभी इस वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में ये पूरा एडजेक्टिव क्लॉज ही सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है, तो हमने यहाँ से सब्जेक्ट हटा देना होता है। एक जो फालतू का सब्जेक्ट है उसको हटा देना होता है, क्योंकि समझने की कोशिश करिए, जिन चीज़ों को हम रखना पसंद नहीं करते हैं वह हमें आकर्षित नहीं कर सकती हैं।
आकर्षित कौन नहीं कर सकती हैं? जिन चीज़ों को हम रखना पसंद नहीं करते हैं। यही सब्जेक्ट है, ये फेक सब्जेक्ट, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि एडजेक्टिव क्लास सब्जेक्ट के रूप में आया है। अब आगे देखिए, जिन चीज़ों को हम रखना पसंद नहीं करते हैं, कौन रखना पसंद नहीं करता है? हम किसको रखना पसंद करते हैं? जिन चीज़ों को। ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, आपको व्हिच दैट लगाना होता है। पसंद नहीं करते हैं कौन? हम। ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर देखो जिन किसके लिए आया है? चीज़ों के लिए आया है, तो यही एंटेसिडेंट है। एंटेसिडेंट आगे हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन पीछे हो जाएगा। चीज़ यानी कोई नॉन लिविंग थिंग है, तो आपको व्हिच दैट लिखना है। चीज़ें यानी द थिंग्स, द थिंग्स यानी चीजें। अब जिन की अंग्रेजी हमें लगाना है दैट, ठीक है। वस्तु के लिए अगर एंटेसिडेंट कोई वस्तु है तो आपको व्हिच या दैट में से कोई एक लगाना है। द थिंग्स दैट हम रखना पसंद नहीं करते हैं, तो कौन पसंद नहीं करते हैं? हम। अब ये प्रेजेंट इनफिनिट टेंस है, तो इसमें आपने लगाना है डोंट, डू नॉट या डोंट लगाना है। वी डोंट। अब पसंद करते हैं यानी लाइक, ठीक है। और रखना ये एक्चुअली इन्फिनेटिव है, नानी ने आया है, तो इसमें टू लगा देंगे। टू हैव, हैव मतलब रखना है, कीप मतलब रखना है। तो ये एक्चुअली जो एडजेक्टिव क्लॉज है, जिन चीज़ों को हम रखना पसंद नहीं करते हैं, ये बना द थिंग्स दैट वी डोंट लाइक टू हैव। अब वह हमें आकर्षित नहीं कर सकती हैं, तो आकर्षित कौन नहीं कर सकती हैं? यही जो चीज़ें हम रखना पसंद नहीं करते हैं, तो वहाँ से वह हट जाएगा। तो पहले क्रिया लिखेंगे, यानी आकर्षित नहीं कर सकती हैं, यानी सकता के लिए कैन नॉट। आकर्षित करना की अंग्रेजी अट्रैक्ट। किसको आकर्षित कर सकती हैं? हमें, अस। तो द थिंग्स दैट वी डोंट लाइक टू हैव कैन नॉट अट्रैक्ट अस। आपने ये देखा कि इधर वाला जो क्लॉज था, उपवाक्य था, एडजेक्टिव क्लॉज, उसी के सब्जेक्ट के रूप में आया था। तो आपने यहाँ से ये वाले सब्जेक्ट नहीं लिखने होते हैं, ये वाले सब्जेक्ट नहीं लिखने होते हैं आपको, क्योंकि यही एडजेक्टिव क्लॉज सब्जेक्ट बन जाता है, और उसके बाद क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट बनाते चले जाएंगे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट कोई दूसरा रहता है। तब दूसरे उपवाक्य में अगर सब्जेक्ट कोई दूसरा है तो सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके वर्ब लिखेंगे। अगर एडजेक्टिव क्लास सब्जेक्ट के रूप में नहीं आया है तो क्लियरली वो ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। इसका मतलब उस दूसरे उपवाक्य से एक फालतू के ऑब्जेक्ट को हटा देंगे और एडजेक्टिव क्लास को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। ये सारे नियम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चाहे तो वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। फिलहाल इसको हम समझते हैं लिख करके, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए ये समझते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। जिस फिल्म ने मुझे सबसे ज़्यादा आनंदित किया है उसका नाम मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो भैया जी यहाँ देखो, बताने वाला है कौन? मैं। ठीक, कौन बताने वाला है? मैं। अब ये सब्जेक्ट है और ये क्रिया हो गई, तुम्हें बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? नाम। किस चीज़ का नाम? उसका नहीं, समझिए बढ़िया से। मैं तुम्हें बताने वाला हूं क्या? नाम। किसका नाम? उसका तो बिल्कुल नहीं, ये फालतू में लिखा है, समझिए थोड़ा सा। मैं तुम्हें बताने वाला हूं क्या? उस फिल्म का नाम जिसने मुझे सबसे ज़्यादा आनंदित किया है। तो यहाँ पर नाम तो लिखा जाएगा, का की अंग्रेजी भी आप लिखी जाएगी, उस नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि तुम क्या बताने वाले हो? उस फिल्म का नाम जिसने तुम्हें ज़्यादा आनंदित किया है। तो पहले देखो, समझने की कोशिश करो, पहले ये ट्रांसलेशन बनाओ। उसका नाम मैं नहीं तुम्हें बताने वाला हूँ, कौन बताने वाला है? मैं। आई, इसके साथ एम। अब बताने वाला हूँ अबाउट टू टेल या गोइंग टू टेल, बताने वाला के लिए आई एम गोइंग टू टेल। किसको बताने वाला हूँ? तुम्हें, पहले वो लिख दो। आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं तुम्हें बताने वाला हूं क्या? उस फिल्म का नाम जिसने मुझे सबसे ज़्यादा आनंदित किया है। तो यहाँ पे जो ये उसका है ये नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। और रही बात इसको कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे जो जिस शब्द आया है, जिस, वो आया है फिल्म के लिए, तो ये एंटेसिडेंट है। लेकिन इतना नहीं, फिल्म का नाम, द नेम ऑफ द मूवी, ये एंटेसिडेंट है। और फिर जिस
ने, उसके लिए, फिल्म के लिए हमने व्हिच या दैट का यूज करना है। अब मुझे सबसे ज्यादा आनंदित किया है, ये बना दो। ठीक, तो आई एम गोइंग टू टेल यू क्या, द नेम। अब यहां ऑफ लगा देंगे, ऑफ, लेकिन यहां से सेंटेंस को शुरू करेंगे, द मूवी। थोड़ा कठिन है, जटिल है, सही से समझोगे तो समझ में आएगा। आई एम गोइंग टू टेल यू द नेम ऑफ द मूवी। जिसने के लिए, देखो ये मूवी एंटेसिडेंट के रूप में है तो निर्जीव चीज है, इसके लिए तुमने व्हिच या दैट का यूज कर देना है और ये ट्रांसलेशन बना देना है, मुझे सबसे ज़्यादा आनंदित किया है, तो द मूवी व्हिच यही सब्जेक्ट है और इसकी क्रिया आनंदित किया है, पहले इसको बना दो। इसके साथ साथ क्रिया हैज, आनंदित किया है, आनंदित करना की अंग्रेजी अम्यूज होता है, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा अम्यूज्ड। व्हिच हैज अम्यूज्ड, किसको आनंदित किया है, मुझे, यानी मी। सबसे ज्यादा की अंग्रेजी होती है द मोस्ट। ठीक है, तो जिस फिल्म ने मुझे सबसे ज्यादा आनंदित किया है उसका नाम मैं तुम्हें बताने वाला हूं। आई एम गोइंग टू टेल यू द नेम ऑफ द मूवी व्हिच हैज अम्यूज्ड मी द मोस्ट। अगर आपको जरा भी समझ में नहीं आता है तो तुरंत मुझे फीडबैक दीजिए, बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं ये चीज़ आपको समझा ही दूंगा हर हाल में। चलिए आगे समझते हैं। मेरे पास एक ऐसी खबर है जो तुम्हारे लिए पक्का उपयोगी साबित होगी। अब यहाँ पे देखो, जो तुम्हारा एडजेक्टिव क्लॉज है वो यहाँ बीच में आया है, माने कि ये इस वाले वाक्य में है, इसका मतलब एडजेक्टिव क्लॉज यही वाला वाक्य है। ठीक है, तो ध्यान रहे कि एडजेक्टिव क्लॉज में एंटेसिडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन साथ में होने चाहिए। मेरे पास एक ऐसी खबर है जो किसके लिए आया है, खबर के लिए, तो यही एंटेसिडेंट है। ठीक है, ये साथ में होना चाहिए। तो इसको जब ये बीच में आता है तो हमें लाइन से बना लेना होता है, ये ध्यान रखते हुए कि जो एंटेसिडेंट है, रिलेटिव प्रोनाउन है, वो साथ में होना चाहिए। तो जब हम बनाएंगे, मेरे पास एक ऐसी खबर है, आई हैव, मेरे पास है, क्या है, एक ऐसी खबर। ऐसी की अंग्रेजी आप चाहें तो नहीं लिखें, या अगर आपकी इच्छा है तो सच लिख सकते हैं, या अगर इसको ना लिखें तो भी एकदम क्लियर सही है। मेरे पास एक ऐसी खबर है, यानी मेरे पास एक खबर है, ए न्यूज। आई हैव अ न्यूज। अब जो, न्यूज के लिए जो की अंग्रेजी व्हिच या दैट लिखेंगे। आई हैव अ न्यूज दैट, और यही सब्जेक्ट है जो तुम्हारे लिए पक्का उपयोगी साबित होगी, क्योंकि उपयोगी साबित होगी कौन, जो, यही सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब इसके बाद पहले क्रिया लिखेंगे, उपयोगी साबित होगी, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दैट विल प्रूव, लेकिन इसमें पक्का भी आ गया है, तो पक्का के लिए हमें पहले श्योरली लिखना है। तो दैट विल श्योरली साबित होगी, साबित होना की अंग्रेजी प्रूव। प्रूव के साथ टू बी का प्रयोग होना अनिवार्य है, टू बी। क्या साबित होगी, उपयोगी, तो वो पहले ऑब्जेक्ट लिख दो, कंप्लीमेंट लिख दो, यूजफुल। अब ये लिख दो तुम्हारे लिए, लिए की अंग्रेजी फॉर होती है, फॉर यू। समझो बात। मेरे पास एक ऐसी खबर है जो तुम्हारे लिए पक्का उपयोगी साबित होगी। आई हैव अ न्यूज दैट विल श्योरली प्रूव टू बी यूजफुल फॉर यू। और इस तरह से यू कैन आल्सो बी कैपेबल ऑफ स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। अच्छा अंग्रेजी बोलने में भी काम बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अंतिम सेंटेंस पे। जिस कुत्ते ने तुम्हें काटा है वह पागल नहीं है। कौन पागल नहीं है, एक्चुअली वह नहीं। कौन पागल नहीं है, वह नहीं, जिस कुत्ते ने तुम्हें काटा है, ये सब्जेक्ट है, दिस इज द सब्जेक्ट। और तब यहाँ से ये चीज़ हट जाएगी और इज लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, पागल यानी मैड, एट ऑल लिख देंगे। लेकिन पहले इसको बनाओ, जिस कुत्ते ने तुम्हें काटा है। किसने काटा है, जिस कुत्ते ने, एक्चुअली यही सब्जेक्ट है। तो जिस किसके लिए आया, कुत्ते के लिए आया, तो इसका मतलब ये एंटेसिडेंट है। एंटेसिडेंट लिखो पहले, द डॉग। ठीक, अब जिस कुत्ते के लिए यानी किसी भी पशु अथवा पक्षी के लिए आपने व्हिच लिखना होता है। द डॉग व्हिच, अब तुम्हें काटा है तो यही सब्जेक्ट है, द डॉग व्हिच। तो ये सब्जेक्ट है तो इसके साथ सीधे सहायक क्रिया पहले लिख दो, हैज। काटा है यानी काटना की अंग्रेजी बाइट होता है, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा बिटन। किसको काटा है, तुम्हें यानी यू। द डॉग व्हिच हैज बिटन यू। अब यहाँ वह लिखेंगे ही नहीं, सीधा इज लिख देंगे, इज।
और नॉट लिख देंगे, या चाहो तो एक्के में जोड़ दो। इजंट पागल की अंग्रेजी होता है मैड, चाहे तो एट ऑल अपनी तरफ से लिख सकते हैं, बिल्कुल भी। जिस कुत्ते ने तुम्हें काटा है वह पागल नहीं है। द डॉग विच हैज़ बिटन यू इजंट मैड एट ऑल। इतना बढ़िया अंग्रेजी सीखने के बाद अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी लिखना सब आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको हु, होम, व्हिच, दैट आपको बता दिया है। पूरे एडजेक्टिव क्लास को मैं आपको समझाऊंगा, उसकी पोजीशन बताऊंगा। लेकिन इसके लिए अगर आप भी अभी भी मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कोई भी डाउट है तो कृपया तुरंत कमेंट बॉक्स में मुझे उसको बताएं। और आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, कितना समझ में आया है, कितना नहीं समझ में आया है, ये ज़रूर आप बताइएगा। थैंक्स फॉर